दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू अकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो आज की वीडियो बेसिकली मैं ईरान और यूएसए की इस वॉर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। काफ़ी दिन बाद मैं एक पूरी वीडियो बना रहा हूँ जो एग्जैक्टली इस वॉर को कवर करेगी। ज़रूरी इसलिए हो गया था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इन दिनों अनफोल्ड हुई हैं। तो आज की वीडियो हमारे दो हिस्से में रहेगी। सबसे पहला हिस्सा रहेगा हमारा जिसमें मैं आपको सारे इवेंट्स बताऊँगा जो जो अनफोल्ड हुए हैं आफ्टर 4 जुलाई। 4 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक। आज 13 जुलाई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं 12 जुलाई तक जितनी भी इवेंट्स हुए हैं उसको मैं बताऊंगा आपको विद डेट, और किस किस कंट्री में क्या क्या हुआ उन दिनों में, वो सब कुछ बताना ज़रूरी है। सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अब इस वॉर में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमको अब दिखने लगी हैं, अनफोल्ड होने लगी हैं, अब कोर चीज़ें निकल कर आई हैं। तो ऑब्वियसली हमने जो स्टार्टिंग में कवर किया था, जब वॉर जब शुरू हुई थी 28 फरवरी को, जितनी भी चीज़ें बताई थी, आज हमें पता लग रहा है कि कितना हम सही थे इस चीज़ को लेकर और कितना गलत। सारी चीज़ें मैं आपको कोर से बताऊंगा, हर एक कंट्री के संदर्भ में और हर एक लीडर के संदर्भ में, कि वो जो भी रिएक्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करें। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। वीडियो ज़्यादातर आपकी आज वाइट बोर्ड पर ही रहेगी क्योंकि एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है कि अब क्या क्या हो रहा है। इवेंट्स जो भी अनफोल्ड हो रहे हैं वो आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, बताना ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ कटआउट्स होंगे वो आपको वीडियो में बीच बीच में दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी डेट, यहाँ पर वो कंट्री का नाम आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली उस डेट में ईरान में क्या हो रहा है, यूएसए में क्या हो रहा है और इसराइल में क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है यही तीन मेन पार्टीज हैं जो इस वॉर में इन्वॉल्व हैं। लोग ज्यादातर ईरान और यूएसए का ही नाम लेते हैं, इसराइल को भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। सबसे पहले शायद ईरान के बाद इसराइल का ही नाम लेना चाहिए, बट ऑब्वियसली लोग नहीं लेते। तो हमारा पहला इवेंट आता है 4 जुलाई 2026। 4 जुलाई 2026 को बेसिकली यूएसए का 250th बर्थडे कह लो या फिर इंडिपेंडेंस डे कह लो, जब वो कॉलोनाइजेशन से आज़ाद हुआ था यूएसए। तो इस इवेंट को जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बहुत ज़ोरों शोरों से इसको सेलिब्रेट करा। अपने यहाँ भी करा, अपनी एलाइज कंट्रीज को भी बोला कि आप लोग भी करें। छोटा मोटा इवेंट इंडिया में भी हुआ था, मेजर इवेंट यूएसए के अंदर हुआ, कुछ इवेंट्स यूएई के अंदर भी हुए, उसने भी काफ़ी चीज़ें इस चीज़ में पार्टिसिपेट करी। जापान में हुआ, वियतनाम में हुआ। तो 250th एनिवर्सरी यूएसए की बहुत धूमधाम से मनाई गई। अब इसी दौरान ईरान से खबर आती है, क्योंकि इस इवेंट के बारे में यूएसए ने पहले ही बता दिया था कि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। इसी दौरान ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी का जो बरिंग सेरेमनी थी उसको भी इसी दिन में शुरुआत करने को निर्णय किया। उसने कहा कि हम 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक उनकी बेरिंग की सेरेमनी करेंगे, जिसमें उनके जो पार्थिव शरीर है उसको रखा जाएगा। और पूरी दुनिया से उन्होंने लीडर्स को बुलाया और उनको कहा कि आप इस चीज़ पे पार्टिसिपेट करें। पूरी दुनिया से काफ़ी जगहों से लोग आए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया था। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, बट यहाँ से एक डेलीगेशन को भेजा गया था, उन्होंने जाकर इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया। काफ़ी कंट्रीज़ वहाँ से, काफ़ी कंट्रीज़ के डेडिकेटेड लोग आए, उन्होंने अपना डेडिकेशन दिखाई टुवर्ड्स ईरान। और आपको पता ही है ईरान को थोड़ा डेडिकेशन दिखाने का रीज़न ये भी रहा है कि ताकि ईरान थोड़ी सी उनकी साइड ले। तो बेसिकली 4 जुलाई से 9 जुलाई तक बेरिंग का इन्होंने सेरेमनी रखी। मकसद उसका डेट का कॉन्फ्लिक्ट करने का यही था कि वो अमेरिका को एक मैसेज देना चाहते थे। अब हुआ क्या है कि दोनों के इवेंट्स साथ में हुए, जहां अमेरिका अपने 250th एनिवर्सरी बना रहा था, दूसरी तरफ ईरान एक शक्ति प्रदर्शन कर रहा था यह बताकर कि ईरान के साथ इस टाइम और इस रेजिम के साथ कौन कौन खड़ा है। तो वहां पर वो चल रहा था और यहां पर बेरिंग की सेरेमनी चल रही थी। अब तीसरी तरफ अगर हम इजराइल की बात करें, इजराइल इस समय इन दोनों कंट्री से अलग इस वॉर में पार्टिसिपेटेड है, बट वो इन दोनों के बजाय लेबनान में अपने आप को इंगेज करके रखा हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो चाहता है कि मेरी कंसंट्रेशन इस टाइम लेबनान में रहे। इस वॉर से उसने अपने आप को अलग करने की कोशिश इसलिए करी है क्योंकि वो चाहता है कि मैं जो भी काम करूं, क्योंकि उसके पास बहुत हैंडफुल ऑफ रिसोर्सेज हैं,
ज्यादातर सपोर्ट उसको यूएसए से ही मिलता है, तो हैंडफुल ऑफ रिसोर्सेज को वो चाहता है कि वहीं पर यूज करा जाए जहां पर कुछ रिजल्ट निकल सकता है। अब इजराइल की ऐसी टेंडेंसी क्यों हो गई है वो मैं अपने पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। तो 4 जुलाई का ये इवेंट हो जाता है। इस इवेंट के दौरान जब ईरान में इनकी जब जनाजा निकल रहा था, उसमें बड़े बड़े पोस्टर्स लहराए जाते हैं, जिसमें आपको पोस्टर अभी स्क्रीन में आ रहा होगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। अब आपको पता ही है कि ईरान में जो लैंग्वेज है वो पारसी यूज करी जाती है, पर्शियन लैंग्वेज यूज करी जाती है। इस मैसेज को स्पेशली उन्होंने बड़ा बड़ा इंग्लिश में लिखा। अब या तो ईरान समझता है कि दुनिया बेवकूफ है, या फिर वो ज्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं। उसको लगा कि ये चीज किसी को समझ आएगी नहीं, बट ऑब्वियसली ये आपको पता ही है, दिस इज अ बिग मैसेजिंग, क्योंकि वहां के जो मौजूदा लोग हैं उनको तो 99% ऑफ लोगों को तो फारसी समझ में आती है, फारसी समझ में आती है। तो इंग्लिश में लिखने का मतलब यही रहा, दिस मैसेज इज फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज एंड बेसिकली फॉर यूएसए एंड ऑफ कोर्स इजराइल। यूएसए को यह मैसेज दिया गया। सिर्फ इनका नाम नहीं लिया गया इस चीज में, इनके वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी यही बोला गया, इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए भी यही बोला गया, इवन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के लिए भी यही बोला गया, सबके लिए यही बोला गया। लेकिन बड़ा मैसेज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए बोला गया। यह बात जब ट्रंप को पता लगी, ऑब्वियसली आग बबूला तो वो हो ही गए। कहीं ना कहीं ट्रंप के मैसेजेस आना शुरू हो गए कि अब यूएसए इस चीज के लिए नाराज चल रहा है। अब क्या होता है कि 4 जुलाई के बाद आपका 7th और 8th जुलाई, 7th और 8th जुलाई को होता है नाटो समिट, जिसमें यूएसए के प्रेसिडेंट जाते हैं अंकारा, टर्की, क्योंकि नाटो की समिट वहीं रखी गई थी। लेकिन ईरान में चल रही होती है उनकी बेरिंग सेरेमनी। अब इस बेरिंग सेरेमनी के दौरान क्या होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2-3 शिप पास कर जाते हैं, टू बी एग्जैक्ट 3 शिप्स पास करते हैं। वो 3 शिप्स होते हैं, सबसे पहला तो जाता है यूएई का, सॉरी सऊदी का, यूएई का बाद में था बट वो कंफर्म नहीं हुआ था। सऊदी का जाता है, एक कतरी शिप जाता है जो कि एलएनजी ले जा रहा होता है, सऊदी का जो ले रहा होता है वो ऑयल ले जा रहा होता है, और एक आपका अन्य शिप और जा रहा था, तीसरा शिप, उसकी कंट्री का अभी पुष्टि नहीं हुई कि कौन सी कंट्री का था वो। ये 3 शिप्स जा रहे होते हैं, और कहा जाता है कि ये 3 शिप जाते हैं यूएसए के प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूट से। ईरान, यूएई, ओमान, और ये सारे ओमानियन एरिया में आ जाता है, और यूएई का यहां पर आ जाता है। ये आपको पता है ईरानियन ये स्ट्रेट है, आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये ईरान कहता है कि ये जितना भी एरिया है ये सारा ईरान का है, लेकिन ओमान इस चीज के लिए कहता है, ओमान और अन्य कंट्रीज कहते हैं कि देखिए आपका अपने नॉटिकल माइल्स के एरिया में जितना आता है सिर्फ आपका उस पे ही हक है, उससे ज्यादा आप नहीं हक जमा सकते पूरे एरिया का, क्योंकि एक ये इंटरनेशनल वाटरवेज है। लेकिन ईरान आफ्टर दिस वॉर मान नहीं रहा। ठीक है जी, यूएसए कहता है कि कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप इस रूट से अपनी शिप निकाल लीजिए। इन तीनों शिप्स को यह बोला गया था। इन तीनों शिप्स ने ऑब्वियसली यूएसए की बात मानते हुए वहां से शिप्स निकाल ली, और ईरान की तरफ से हो जाता है तीनों शिप्स पर अटैक। एक बात बता दूं, वहां पर उनकी बेरिंग सेरेमनी चल रही है, उस बेरिंग सेरेमनी के दौरान आईआरजीसी ने इन 3 शिप्स पर अटैक किया। ठीक है जी, ये 3 शिप्स पर अटैक मेरे ख्याल से होता है 6 जुलाई के आसपास, 6 जुलाई की रात को या अर्ली इन 7 जुलाई को। 7 जुलाई को हो जाता है नाटो की समिट, 6 जुलाई को हो जाता है शिप्स पर अटैक। वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैठे होते हैं अंकारा में, टर्की के अंदर। जब उनको इस अटैक के बारे में पता लगता है तो क्या हो जाता है, सोने पे सुहागा। सबसे पहले तो वो नाराज थे जब इनको ये बड़ा बड़ा लिखा गया उनके प्रेसिडेंट के बारे में, दैट वी विल डैश द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्लस अमेरिका के प्रिस्क्राइब रूट से कोई शिप्स जा रही है उस पर अटैक किया गया, तो वो हो जाते हैं आग बबूला। और वहां से अपने सिटकॉम को फोन करते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपना अटैक करना शुरू करिए, जितने भी जगहों से ईरान अटैक कर रहा है वेसल्स पर। ठीक है जी, अब आप फॉर एग्जांपल ये पूरा ईरानियन एरिया है, ये स्ट्रेट के पास अटैक यहां से ईरान कर रहा है, जितने भी वेसल्स आ रहे हैं। ठीक है जी, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रिस्क्राइब करती है कि जहां जहां से वेसल्स पर अटैक किया गया है आप उन्हीं जगहों पर अटैक करना शुरू करिए।
जहां से अटैक हुआ था उनको ट्रेस कर कर वहीं पर अटैक करना शुरू कीजिए। अब अटैक कहां कहां पर होता है, आपकी स्क्रीन पर नाम आ रहे होंगे। ये जितने भी अटैक्स हुए हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि 3-4 दिन में जितनी भी जगहों पर अमेरिका ने अटैक करा है वो सारे एरियाज हैं। जहां जहां पर यूएसए अटैक करता है, जो आपकी स्क्रीन पे ऑब्वियसली आ रहा होगा, बंदर अब्बास, चाबार पोर्ट, कॉर्नर पोर्ट, जास पोर्ट, ईरान शहर पोर्ट, कासिम आइलैंड, सिनिक नेवल बेस और बशर नेवल बेस, अबू मूसा आइलैंड, ये सारी जगहों पर अब यूएसए अटैक करना शुरू करता है, क्योंकि ज्यादातर ये वही जगहें हैं या तो जहां पर आईआरजीसी ने उन वेसल्स पर अटैक किया वो जगहें हैं, या फिर ये वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहां पर आईआरजीसी के ऑलरेडी बेसिस बने हुए हैं। ये बात ध्यान करना बहुत जरूरी है। मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूं कि उन जगहों पर अटैक हुआ है जहां से अटैक हो रहा है, ये मैं अपने पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक है जी। अब होता क्या है कि जब यूएसए अटैक करता है तो ऑब्वियसली ईरान रिटेलिएट करने के लिए आगे बढ़ता है, आईआरजीसी रिटेलिएट करने के लिए आगे बढ़ता है। बट इसमें एक बात देखने वाली और नोट करने वाली बहुत जरूरी है कि अटैक यूएसए का चलता है 7 जुलाई को, 8 जुलाई को, 9 जुलाई को। ये मेजर इन 3 डेट्स पर यूएसए अटैक करता है। लगभग 300 स्पॉट्स पर अटैक किया जाता है। इन सारी जगहों में 300 जगहों पर मारा जाता है। ये 3 डेट्स पर मारा तो जाता है, लेकिन रिटेलिएट जो ईरान का आता है ना, वो पहले के नहीं दूसरे दिन से शुरू होता है आना। सबसे पहले ईरान ने अटैक करा था आपका बहरीन पे एंड कुवैत पे। बहरीन और कुवैत पे सबसे पहले ईरान ने अटैक करा। उसके बाद अटैक करना शुरू करा यूएई पे, जॉर्डन पे, ओमान पे एंड लास्ट में कतर में भी। जहां पर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया ईरान ने, यूएस के जहां पर भी बेसिस थे ईरान ने अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन फॉर्मली शुरू किया था बहरीन और कुवैत से। कतर, यूएई, जॉर्डन, ओमान ये बाद में थे। इसका एक रीजन और भी है, क्योंकि बहरीन कुवैत ने अपने डेलीगेशंस ईरान के, अपनी बेरिंग सेरेमनी जो थी ईरान की उसमें नहीं भेजे थे। ठीक है जी। बाकी सबने फिर भी पार्टिसिपेट किया था। और कतर का एक बहुत बड़ा रोल इसलिए भी है क्योंकि कतर ने मेडिएशन करवाई थी। जो एमओयू साइन हुआ था, बेसिकली एवरीथिंग वाज डन बाय कतर। पाकिस्तान का नाम भी मत लेना, उन गधों ने कुछ भी नहीं करा, कतर ने ही सब कुछ किया था। तो कतर का एक बहुत बड़ा रोल भी था। तो कतर को एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ अटैक अब ईरान हम पे नहीं करेगा, बट उन्होंने अलग जाकर अटैक करना शुरू कर दिया कतर पे, यूएस के बेसिस पे। इन सब के बाद अब होता है कि जब ये अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, अब ये जितना भी इवेंट चल रहा था ना, ये चल रहा था ड्यूरिंग द नाटो समिट। ठीक है जी। नाटो समिट में जब ट्रंप, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, जब ये यहां से वापस अपने देश के लिए निकलते हैं, वहां से इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद की तरफ से एक इंफॉर्मेशन आती है दैट ईरान इज ट्राइंग टू डैश देयर प्रेसिडेंट। ठीक है जी। ये इंटेल शेयर करी जाती है सीआईए के साथ। सीआईए इस पे तुरंत रिएक्ट करते हुए अपने प्रेसिडेंट को बताती है दिस समथिंग ऑफ इज हैपनिंग, आप वापस जब जाएंगे तो हो सकता है आप पर कोई अटेम्प्ट किया जाए। इसके लिए इन्होंने एक मेजर लेते हुए किया कि जब वहां से प्रेसिडेंट निकले टर्की से, उनको यूके में एक स्टॉप दिया गया, फिर वहां से वो यूएसए गए। तो जब टर्की से यूके गए, वो गए एयरफोर्स 1 में। ये वो वाला एयरफोर्स 1 था जो कि कतर ने गिफ्ट किया था, $400 मिलियन का एक कतर ने गिफ्ट किया था प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। उससे वो जा रहे थे, लेकिन यूके में उनको उतारकर पुराने वाले एयरफोर्स 1 से भेजा जाता है यूएसए में। जब ये इंस्टेंस हुआ तो लोगों की नजर इस चीज पे गई कि यार इन्होंने अपना फ्लाइट क्यों चेंज करी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो फ्लाइट क्यों चेंज कर रहा है। सवाल पूछा गया तो ऑब्वियसली उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो यही बात आई कि नथिंग न्यू, हवाई जहाज में थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए फ्लाइट चेंज कर दी गई। बट बाद में डिटेल्स निकल कर आई कि देयर वाज एन इंटेल बाय द मोसाद एंड सीआईए दैट सम अटेम्प्ट इज बीइंग मेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स वो इंटेल दी गई, उस पर रिएक्शन भी आया गया, बट बाद में इस चीज पर बात हुई कि ईरान ने वो स्लोगन्स भी अपने बेरिंग के टाइम पर, अपनी सेरेमनी के टाइम पर जब होस्ट करे थे,
उसमें ये कहा गया था यार कि हम ये चीज के लिए अटेम्प्ट करेंगे, तो इसलिए उनको लगा होगा कि इंटेल पे कुछ बात है, उन्होंने इस चीज के लिए रिएक्शन करना शुरू किया। कितना सही था कितना गलत, मैं अपने पार्ट 2 में आपको वो समझाऊंगा, क्योंकि अभी सारे इवेंट्स बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में आपको मैं दूंगा अच्छे से। इसके बाद जो अब असाइंड सुप्रीम लीडर है ईरान के, मोस्तफा खमेनी, ऑल्दो उनको अभी तक सामने किसी ने देखा नहीं है, वो कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, हम उनको बाहर नहीं ला सकते क्योंकि कभी भी इजराइल और यूएसए उनको मार सकते हैं। ये बात मेरे को हजम होती नहीं है, क्योंकि यार एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग, एक छोटी सी वॉइस रिकॉर्डिंग तो आप सामने साझा कर ही सकते हैं, इस चीज में कहां से आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, नोबडी नोस। बट उनका एक मैसेज टेलीग्राम पे आता है, रिटन मैसेज, वो भी हाथ से लिखा हुआ नहीं, जैसे उन्होंने टाइप करवाया हुआ, उसमें यह कहा जाता है दैट आई विल एवेंज द डेथ ऑफ माई फादर। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की मौत का बदला लूंगा, और ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये पूरे ईरान की आवाज है, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब मैसेज साफ है कि बदला लिया जाएगा बाय द ईरानियन रेजिम। मोस्तफा खमेनी का जब वो मैसेज आता है, उसके तुरंत बाद प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी एक ट्वीट आता है, जिसमें वो कहते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, कि 1000 मिसाइल्स आर लॉक्ड एंड लोडेड and aimed at the Islamic Republic of Iran, with thousands of more to immediately follow should the Iranian government act on its threat pronounced in many corners of the globe to dash or attempt to dash the sitting president of the United States of America, in this case me. Orders have already been given that USA military is ready, willing and able for 1 year period of time, subject to extension, to completely decimate and destroy all areas of Iran. Praise to be Allah, President dash। ये कह रहे हैं कि अगर आपने रद्दी भर भी इसका प्रयास करा कि एक सिटिंग यूएसए के प्रेसिडेंट के डैश का, तो आपको, हमने अपने आर्मी को ये बोल रखा है, अपनी मिलिट्री को, कि आप अगले 1 साल तक जो 1000 मिसाइल्स लोडेड कर रखे यूएसए ने, वो ईरान पे मारी जाएंगी, और तब तक मारी जाएंगी जब तक ईरान को एक बंजर जमीन नहीं बना दिया जाता, और ये 1 साल को एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा उस दौरान की सिचुएशन को देखकर। मतलब 1 साल जरूरी नहीं है, 1 साल से ज्यादा भी हम मारते रहेंगे अगर रद्दी भर भी कोशिश करी गई एनी प्लॉट अगेंस्ट द सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज यूएसए सेंट्रल कमांड का एक ट्वीट आता है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, दैट एट 5 PM ET टुडे यूएस सेंट्रल कमांड फोर्सेस began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The commander in chief had directed the strikes to hold Iranian forces accountable। मतलब उसी जगह पे मारा जा रहा है जहां से वेसल्स को ईरान टारगेट कर रहा था, जो मैं आपको ऑलरेडी पिछले अपने पार्ट्स में बता चुका हूं। ये सारे इवेंट्स इन दौरान में होते हैं। अभी भी यूएसए के स्ट्राइक्स ईरान पर चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पे, ईरान की अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्पॉट्स पे यूएसए अटैक कर रहा है, और अब ईरान की रिटेलिएशन भी आना शुरू हो गई है। पहले वीक थी, अब धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हमने पिछले वॉर के दिनों में देखी थी ईरान की तरफ से। लेकिन हाँ, यूएसए जो अटैक कर रहा है, जितनी भी स्ट्राइक्स कर रहा है, दे आर वेरी स्ट्रांग। अब इन सब के बाद जब मैंने आपको सारे इवेंट्स बता दिए हैं, 12 तारीख तक यही हुआ है कि 12 जुलाई तक यूएसए उनके जगहों पे, स्पॉट्स पे मार रहा है और ईरान रिटेलिएट कर रहा है। आज 13 जुलाई है, आज के इवेंट्स मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूं, रात तक होते होते चीजें बदल जाएंगी। अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं और मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं कि अब एग्जैक्टली ये वॉर किस तरफ जा चुकी है। अब जब पार्ट 2 में मैं आपको ये बताने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एग्जैक्टली जो हो रहा है वॉर में, वो एग्जैक्टली अब हो क्या रहा है। सबसे पहली बात, एक पॉइंट को आप हमेशा याद रखना, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वॉर में भी बताया था, कि जो ईरान का मोज़ैक डॉक्ट्रिन है ना, इसने यूएसए और इजराइल की नाक में दम करके रख दिया है। यूएसए और इजराइल दोनों इससे बहुत परेशान है। इसका मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं, ये मोज़ैक डॉक्ट्रिन था क्या। मोज़ैक डॉक्ट्रिन था कि सेंट्रल कमांड जो होता है ना, अगर उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया जाए तो भी एक रिजीम, एक कंट्री चलती रहती है, क्योंकि जितने भी उसके नोड्स थे ना, जो उसके अंडर आते थे, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने के लिए समर्थ थे, क्योंकि हर एक नोड के पास अपनी आर्मी है, हर एक नोड के पास अपने मिसाइल्स हैं, और हर एक नोड के पास अपना एक कमांडर है जो उस नोड को हैंडल करता है। तो अगर ऊपर की टॉप लीडरशिप, जो कि 28 फरवरी को यूएसए के अटैक से मर गई थी, उसके
बाद भी बाकी के नोड्स अच्छे से डिसीजन इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए समर्थ हैं। और ये बात को लिए इजराइल और यूएसए को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि जब मोज़ेक डॉक्ट्रिन ऑलरेडी एक्टिव है तो जो डिप्लोमेट्स हैं और आईआरजीसी है, डिप्लोमेट्स आपको पता ही है, मैं प्रेसिडेंट, स्पीकर और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनके गालिबाफ और पिज़श्कियां और आपका जो अब्बास, ये जो 3 डिसीजंस ले रहे हैं ये डिप्लोमेटिकली ले रहे हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये चाहते हैं कि इस वॉर को खत्म किया जाए क्योंकि इकोनॉमिकली ईरान बहुत ज्यादा अब क्रिपल होता जा रहा है। उनको ये चीज दिख रही है कि अगर हम इस प्रोलॉन्ग्ड वॉर के अंदर लगे रहे तो ईरान इकोनॉमिकली बिल्कुल तबाह हो जाएगा। ऑलरेडी काफी चीजें झेल रहा है, इसके बाद झेलने की हिम्मत नहीं है। उनको ये बात समझ आ रही है, तो डिप्लोमेटिकली वो खत्म करना चाहते हैं। अगर वो किसी एमओयू पे साइन करते हैं, जो कि वो कर चुके थे, उस बात को पहुंचाने के लिए ये आईआरजीसी के अंदर जो 31 प्रोविंस आ रहे हैं उन तक मैसेज पहुंचाने में बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि ऑलरेडी लग रहा है। तो जब तक उनको मैसेज नहीं पहुंचेगा कि भाई अब आपने अटैक्स रोकने हैं क्योंकि हमारी एमओयू साइन हो चुकी है, उनको जब तक मैसेज नहीं पहुंचेगा तब तक ये वॉर कैसे रुकेगी। अब होता क्या है, यहां पर डिप्लोमेट्स बोल देते हैं कि यार हमने एक एमओयू साइन कर दिया। सबसे पहले तो आईआरजीसी का जो हेड कमांडर है ना, वही मना कर देता है कि हम इस एमओयू को मानता ही नहीं है। अभी जो बेरिंग सेरेमनी चल रही थी ना, इवन ये मैसेज भी क्या था कि डेथ टू द ट्रेटर्स ऑफ ईरान। एंड यू नो हु आर द ट्रेटर्स? ऑल दीज डिप्लोमेट्स, दे आर कंसिडर्ड एज ए ट्रेटर, क्योंकि उन्होंने उन बंदों के साथ डील करी जिसने उनके सुप्रीम लीडर को मारा। तो जब एक खेमा ऐसा है जो ऑलरेडी डिप्लोमेट्स को एक ट्रेटर बोल रहा है, उनकी बात कैसे मानी जाएगी? और वही लोग हैं वो आईआरजीसी के हार्डलाइन सपोर्टर्स हैं। तो आईआरजीसी यहीं पर मना कर देती है। बट आप मान के चलो कि अगर आईआरजीसी के टॉप कमांडर ये मान, तो वो एमओयू को मान भी लेते हैं, उसके बाद इन 31 प्रोविंस तक वो मैसेज पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। अब जब ये इनके पास मैसेज नहीं पहुंचता तो होता क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वेसल्स जाते हैं। अब आप सपोज करो कि इस नोड के पास मैसेज है कि हाँ चलो हमारा एमओयू साइन हो गया, हमने अटैक नहीं करना, लेकिन इन दोनों के पास नहीं है। तो ये किस चीज पे रिएक्ट करेंगे? ये उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे जो उनके पास ऑलरेडी पहले से ऑर्डर था कि भाई वेसल आए तो उसको मार दो। ये मार देते हैं, और जैसे ही ये वेसल को मार देते हैं, वहां से यूएसए तिल मिलाता हुआ इनके यहां पर मार देता है। और यही चीज इतने दिन से चल रही है। और इसी चीज ने अब मोज़ेक डॉक्ट्रिन ने यूएसए और इजराइल की नाक में दम करके रख दिया है। अब इसके खिलाफ कुछ तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो अब रिएक्ट करना शुरू कर दिया है इजराइल और यूएसए ने। अब वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मेरी पहली जो पार्ट था उसका हिस्सा जो मैं बता रहा था बार बार कि यूएसए के सेंट्रल कमांड आर अटैकिंग ऑन दोज एरियाज फ्रॉम वेयर द वेसल्स आर बीइंग टारगेटेड। अब यूएसए और इजराइल उन्हीं जगहों पर टारगेट कर रहा है जहां से अटैक्स हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या, वो इस चीज को ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि यहां से अगर अटैक हो रहा है तो ये एक नोड है, वो 30 प्रोविंस और नोड में से एक उसका पार्ट है, तो उस पर अटैक करो, कुछ ना कुछ उसको हानि पहुंचेगी। जैसे ही उसको हानि पहुंचेगी, कुछ सक्सेस उनके हाथ में लगेगी। तो अब ये इनका कोर एजेंडा बन चुका है यूएसए और इजराइल का कि भाई जहां से अटैक हो रहा है वहीं पर मारो, कहीं और मत मारो। आप जितनी भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स की लिस्ट है आपको सबको हटाओ और सिर्फ वहीं से मारो जहां से अटैक ओरिजिनेट हो रहा है। और ये ऑब्वियसली इंटेलिजेंस क्या, इसमें तो कॉमन सेंस की बात है कि कहीं से अगर अटैक ओरिजिनेट हो रहा है तो वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। तो अगर आप उस पर अटैक कर रहे हो तो आप मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहे हो। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान उस नोड को पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये अब इनकी कोर स्ट्रेटेजी बनती जा रही है आज इजराइल और यूएसए की, और ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। सेकंड, जब तक डिप्लोमेट्स को लेकर आप लोग डिसीजंस लेते रहेंगे, मैं यूएसए और इजराइल के लिए कह रहा हूं, जब तक आप केवल और केवल डिप्लोमेट से बात करते रहेंगे, ईरान के साथ आप किसी डील पर नहीं पहुंच सकते। आपको हार्ड लाइनर लीडर्स को लेकर ही आना पड़ेगा अपने सामने। और ये मैसेज मुझे नहीं पता कि यूएसए के बीच में ये फ्लोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इजराइल के बीच में कर रहा है या नहीं करना। इफ यू हैव टू कम आउट अ डील विद ईरान, यू हैव टू टॉक टू द हार्ड लाइनर ऑल्सो। केवल डिप्लोमेट से बात करना आपके लिए काफी नहीं है।
आपको आईआरजीसी के लोगों से भी बातचीत करनी ही पड़ेगी। यार आप मजबूत पेशकियां से आप बात कर लेते हैं, उनसे साइन कर लेते हैं एमओयू, यहां पर आईआरजीसी कहता है कि हम उसको मानता ही नहीं, उठा के फेंको उसको, और वहां से वो बम मार देते हैं। फायदा क्या होगा उस चीज का? तो जब तक आप इस आईआरजीसी को बिठा के बात नहीं करेंगे, आप किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते किसी कीमत पर। अब मैं आऊं तो सबसे बड़ी बात, ठीक है ईरान अटैक कर रहा है, लेकिन मैंने आपको अपने फर्स्ट पार्ट में यह बताया था कि ईरान ने पहले ही दिन अटैक करना शुरू नहीं करा। और आपको याद होगा कि 28 फरवरी को जब अटैक हुआ था, विद इन फ्यू आवर्स ईरान स्टार्टेड टू रिटेलिएट अगेंस्ट इजराइल एंड यूएसए। आज जब उसको इतने महीनों का पॉज मिला, उसके बाद भी ईरान रिटेलिएट करने में कुछ घंटे और कुछ दिन लगा रहा है, इसका मतलब यह भी माना जा रहा है कि भाई ईरान इज अवॉइडिंग अ फाइट वन ऑन वन अगेंस्ट यूएसए। कहीं ना कहीं आईआरजीसी की टेंडेंसी में भी थोड़ी नरमी जरूर आई है, और वो नरमी का रीजन ये नहीं है कि कोई सहानुभूति आई है ना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस कहीं ना कहीं आईआरजीसी को भी अब समझ आने लगी है दैट वी आर रियली इन द ब्रिस्क ऑफ बीइंग क्रिपल्ड, क्योंकि इकोनॉमिकली इस समय ईरान बहुत ज्यादा वीक है, आप माने या ना माने। तो लेट रिएक्शन ये जरूर बताती है कि कहीं ना कहीं ईरान इज अवॉइडिंग अ फाइट अगेंस्ट यूएसए वन ऑन वन, और वो चाहता है कि कहीं ना कहीं बैठ के बाद कहीं निकल जाए, इसका मुद्दे का सोल्यूशन निकल जाए। एक बात, फर्स्ट डे रिएक्शन हो गया। ईरान के लिए जो अब पत्थर की लकीर बन गई है ना एक चीज, वो केवल और केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान के लिए पत्थर की लकीर बन चुकी है। वो पत्थर की लकीर मान चुके हैं उस चीज को कि आप कोई भी बात करने को तैयार हैं ईरान, वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने ना बनाने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए, और जो 400 किलो एनरिच यूरेनियम है उस पर बात करने के लिए तैयार है। आगे जाकर कैसे ईरान के साथ बिजनेस किया जाएगा, बाकी कंट्रीज कैसे रिएक्ट करेंगी, उस पर बात करने के लिए तैयार है। बैलिस्टिक प्रोग्राम कम होगा ज्यादा होगा, उस पर बात करने के लिए ईरान तैयार है। जिस पे बात करने के लिए तैयार यूएसए के साथ नहीं है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान ने बोल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज लीगली ईरान, वो कह रहा है कि लीगली मेरा है ये, तो इस पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। वो ये मान रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे बात करना मतलब ईरान की सवर्जिनिटी पे बात करने के बराबर मान रहा है। वो कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे कोई बात नहीं होगी, इस चीज पे बात केवल ओमान और ईरान के बीच में होगी। पिछले कुछ दिन से वो ओमान के अगेंस्ट भी जा चुका है, वो ये बोल चुका है कि भाई ओमान ने जब उसके अगेंस्ट जाकर बोला ईरान के कि यार आप मेरे वाटर्स जो नॉटिकल माइंस के अंदर मेरा एरिया आता है उससे कोई शिप जा रहा है, आप उसको भी अपना एरिया कैसे मान सकते हो? तो ईरान ने साफ बोल दिया कि भाई ऐसा है, सुनो सारी बात करने के लिए तैयार हूं, स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे बात नहीं करूंगा मैं, ये सारा का सारा एरिया मेरा है, यहां से कोई भी शिप जाएगी वो ईरान से बात करके निकलेगी, आएगी ईरान से बात करके आएगी, और जो भी चार्जेस ईरान ने कंट्री के हिसाब से तय करे हैं वो आपको पे करना होगा, उस पर डिस्काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है छोड़ भी देगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी होगा वो ईरान की रजामंदी से होगा, ये ईरान अच्छे से समझा चुका है, और वो हर बात पे बात करने को तैयार है एक्सेप्ट फॉर स्टेट ऑफ हॉर्मोज। ये मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को आप किसी न्यूक्लियर वेपन से कम मत समझिए, क्योंकि ईरान इस चीज को अब परख चुका है कि कोई न्यूक्लियर वेपन हो ना हो, स्टेट ऑफ हॉर्मोज होना ही एक बहुत बड़ी चीज है। सेकंड, ये तो सारी बातें हो गई ईरान की, यूएसए की थोड़ी बात कर लेते हैं। यूएसए भी वन ऑन वन प्रोलॉन्ग्ड वॉर से बच रहा है। कैसे बच रहा है उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, उसमें इजराइल भी आ जाएगा मेरे इसी पॉइंट में, कि इजराइल के लिए जब पूछा गया कि इजराइल इस चीज में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा, क्योंकि इन 3-4 दिन में जो अटैक्स हुए हैं ये सारे यूएसए ने अटैक्स करे अगेंस्ट ईरान, इजराइल ने एक्टिवली कोई नहीं करा, पीछे से कुछ करा हो तो उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक साझा नहीं हुई है, तो हम मान के चल रहे हैं कि सिर्फ यूएसए ने अटैक करा। यूएसए से जब इजराइल से जब पूछा गया कि भाई आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, तो कहीं से ब्रीफ इंफॉर्मेशन आई कि इजराइल को साफ मना किया गया है कि आप इस रिटेलिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका बहुत बड़ा रीजन इसलिए था क्योंकि अगर इजराइल पार्टिसिपेट करता है तो यूएसए मान रहा है कि जितने भी दरवाजे इस टाइम ईरान के साथ डिप्लोमेटिकली बातचीत करने के लिए खुले हैं वो तुरंत बंद हो जाएंगे। अभी भी यूएसए और ईरान की बात चल रही है, बात खत्म नहीं हुई है। बोल चुके हैं प्रेसिडेंट की एमओयू इज टोटली ओवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ एमओयू ओवर है,
अटैक्स क्योंकि चल रहे हैं, लेकिन बातचीत अभी भी जारी है उनके बीच में। ठीक है जी। तो इसराइल की पार्टिसिपेशन ना होने देना यूएसए की तरफ से ये दर्शाता है कि भाई यूएसए इज ऑल्सो अवॉइडिंग अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर अगेंस्ट ईरान। उसका सबसे बड़ा रीजन तो आपको पता ही है, नवंबर का मिड टर्म, महंगाई दर बहुत ज्यादा यूएसए में बढ़ चुका है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बहुत लो हो चुके हैं यूएसए के अंदर। इवन उनके वाइस प्रेसिडेंट ने चलते चलते एक बात ऐसी बोल दी जो बोलनी नहीं चाहिए थी, कि जब उनसे पूछा गया कि हाउ आर यू कंसिडरिंग दिस सीज फायर एंड ऑल, तो उसने कहा कि यार इस सीज फायर को ना सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ऐसा एक पॉज समझ के चलना चाहिए जिसमें आप लोगों को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो आपने इन दिनों यूज कर लिए है उसको भरने के लिए यूज करना चाहिए। और यही वो यूएसए भी मान के चल रहा था। यूएसए के लिए दो चीजों के लिए काम आया है। सबसे पहला तो यूएसए ने अपने हथियारों को रिप्लेनिश कराए, जो इधर उधर से लाने थे वो जाकर मिडिल ईस्ट में वो ले आया है। कुछ वॉरशिप्स भी अब पाक करना शुरू कर दिया यूएसए ने। सेकेंडली, जितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो इतने दिनों में कम हुए थे उसको भरने का काम यूएसए ने करा है इन दिनों। दूसरी बात अगर मैं ईरान की करता हूं, ईरान ने इस टाइम पीरियड का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से अपने हथियारों को रिप्लेनिश करने के लिए किया है। कहते हैं कि 3 गुना ज्यादा अपनी प्रोडक्शन बढ़ा चुका है ड्रोन्स की और बैलिस्टिक मिसाइल्स की, और ऑलमोस्ट 3/4 अपने रिजर्व्स को वापस बढ़ा चुका है बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के। मतलब कि जो जितना पहले था वॉर शुरू होने से पहले उसका 75% के आसपास पहुंच चुका है। जब ईरान से इस चीज की स्टेटमेंट ली तो वो तो कह रहे हैं कि 75 नहीं भाई, मैं तो 120% पे पहुंच गया, मतलब वॉर से भी 20% ज्यादा। बट इंफॉर्मेशन आती है कि 75% तक ईरान पहुंच चुका है। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस टाइम को यूटिलाइज किया है। आप इस चीज में शायद एक चीज और बोलेंगे कि भाई ईरान तो तेल भी बेच रहा है। देखो सीधी बात है, ईरान को यह नहीं पता था कि उसको ये तेल बेचने के लिए आजादी मिल जाएगी यूएसए की तरफ से, वो सैंक्शंस हट जाएंगे। सैंक्शंस का भी एक पॉइंट था कि जब 7 जुलाई को ईरान की तरफ से रिटेलिएट हुआ और वेसल्स को मारा गया, सॉरी, ईरान को जो 7 जुलाई बोला गया था कि ईरान के ऊपर से जो ऑयल बेचने के सैंक्शंस थे वो 21 अगस्त तक हटा दिए गए हैं, उसको अमेरिका ने कम कर 17 जुलाई तक ले आया। 17 जुलाई तक का भी एक फंडा और है कि इन्होंने सेल पर तो पाबंदी 7 जुलाई से ही लगा दी। मतलब 7 जुलाई के बाद अब नॉन सैंक्शन तेल ईरान के बाहर नहीं निकल सकता। मतलब जो भी तेल निकलेगा वो सैंक्शन तेल ही होगा। तो जो भी कंट्री लेगा अपने रिस्क पे लेगा। ये 10 दिन का पॉज सिर्फ इसलिए दिया कि जिनकी बिलिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, जो तेल ऑलरेडी निकला हुआ था, उनके लिए 10 दिन का टाइम दिया गया। तो 7 जुलाई से सेल पर पाबंदी लगा दी गई थी ईरान के, और 17 जुलाई से तो टोटल ही बिल्कुल बैन हो चुका है कि जो रह भी गया होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सैंक्शन ये भी हटा दिए। अब ये 60 दिन के स्ट्रेटेजिक पॉइंट में ईरान ने इस चीज का फायदा जरूर उठाया, लेकिन इस फायदे का उसको पता नहीं था कि मेरे को ये मिलेगा मौका इस चीज के लिए, हाँ या ना। ठीक है जी। अब तीसरी कंट्री आती है इजराइल। इजराइल ने इन दिनों में क्या करा जब ये सीज फायर हो रहा था? इजराइल को एक चीज बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है। पहले तो वॉर के पहले एक चीज बहुत क्लियर थी कि उसने इस वॉर से हासिल क्या करना है। इजराइल को हासिल करना था कि रिजीम को फॉल करना है, न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बनाएगा। ये दो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर थी। उनको पता था कि इस रिजीम को फॉल होना पड़ेगा। अब हुआ तो नहीं ऑब्वियसली, उसका एक रीजन था, क्योंकि जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो अपनी बात से मुकर बहुत ज्यादा जाते हैं। तो इजराइल को यह बात तो समझ में आ गई। इसीलिए इजराइल ने, आपने ध्यान दिया होगा कि मार्च के एंड के बाद, मतलब मिड ऑफ द मार्च के बाद, इजराइल की पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स ईरान बहुत कम हो गई थी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि इजराइल ने अपनी पूरी कॉन्सेंट्रेशन लगा दी थी लेबनान की तरफ, क्योंकि वो जानता था कि ईरान पे कॉन्सेंट्रेट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ईरान पे अटैक करने की वजह से यूएसए पे स्ट्रेन आ रहा है स्ट्रेट के बंद होने की वजह से। जैसे ही यूएसए पे स्ट्रेन आएगा वहां का प्रेसिडेंट शोर मचाएगा, क्योंकि उसका आने वाला है मिड टर्म। इजराइल को यह पता था कि ये कभी भी बदल जाएगा, इसलिए उसने अपनी कॉन्सेंट्रेशन लेबनान पे लगाकर रखी। इस सीज फायर में भी अपना पूरा ध्यान इजराइल ने अभी भी लेबनान पे लगा के रखा हुआ है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जो प्रेसिडेंट है, सिटिंग प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके दोगलेपन का कोई इलाज नहीं। वो आज कुछ बोलेगा, कल फिर मुकर जाएगा, परसों फिर कुछ बोलेगा। इससे उसकी कंट्री का कोई फायदा होने नहीं वाला। इजराइल का फायदा हो सकता है लेबनान का कुछ एरिया लेकर और वहां से हिजबुल्लाह को मिटाकर। उसी चीज पे इजराइल कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ठीक है जी। ये तो हो गई बात कि इस सीज फायर का इन तीनों कंट्रीज ने कैसे फायदा उठाया। ओके।
इसमें सबसे बड़ी बात है गल्फ कंट्री के बारे में। गल्फ कंट्री के बारे में एक बात हमको और पता लग गई, इवन गल्फ कंट्री को भी ये बात समझ में आ गई कि गल्फ कंट्री के लिए सबसे पहले तो सिर्फ, ज्यादातर गल्फ कंट्रीज की बात कर रहा हूं जहां जहां पर यूएसए के बेसिस भी हैं, वो पहले सिर्फ अपने आप को सुरक्षित मानती थी यूएसए का बेस रखकर। यूएसए के बेसिस को गल्फ कंट्रीज ने रद्दी के भाव में बेचा था। मतलब यूएसए को जमीन दी थी, उनको पैसा दिया कि आप अपना बेस यहां बनाएं, उनको पैसा दिया कि हम हथियार यूएसए से उठाकर अपने यहां लाएंगे, इस सोच के साथ कि भाई यूएसए का बेस होना एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी गारंटी है। ये मैं अपनी पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि ये सिक्योरिटी गारंटी ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज को समझ में आ गई कि नहीं रही है। जब ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर अटैक करा, उनको यह बात समझ में आ गई कि यूएसए के बेस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान ने जब अटैक करा, यूएसए अपने बेसिस को नहीं बचा पाया, तो उनकी कंट्री को क्या बचाएगा। ठीक है जी। तो करना क्या शुरू करा इन्होंने, ईरान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना शुरू करा। ईरान के साथ दोस्ती बढ़ाई कैसे, कहीं ना कहीं उसके साथ बातचीत कर कर, उसके फ्रोजन फंड्स को खोलकर, उसको यह बोलकर कि हम आपके साथ लॉन्ग टाइम बिजनेस करने को तैयार हैं, आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। जब ये सारी बात ईरान को बोली गई तो माना गया कि हाँ, कहीं ना कहीं अब गल्फ कंट्रीज ईरान के साथ अपने संबंध अच्छे करने को तैयार हैं। फिर एक चीज और भी समझ आने लगी, जब इनकी बेरिंग सेरेमनी चल रही थी तो काफी कंट्रीज ने, गल्फ के काफी लोगों ने अपने डेलीगेट्स को वहां भेजा टू रिस्पेक्ट द सुप्रीम लीडर। उनको यह लगा कि यार इससे अब ईरान के अंदर नरमी आएगी उनकी तरफ। बट हुआ क्या, ये 7, 8 और 9 तारीख को यह भ्रम भी टूट गया। जैसे ही ईरान पर अटैक हुआ यूएसए की तरफ से, ईरान ने सीधा उन्हीं गल्फ कंट्रीज पे मारा। अब गल्फ कंट्रीज को ये आज के टाइम पे बता रहा हूं, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ना यूएसए उनका सगा है, ना ईरान उनका सगा है। उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद ही कोई कदम उठाने पड़ेंगे, और मैं मानता हूं कि इसका फायदा कहीं ना कहीं इंडिया को होने वाला है। क्योंकि आपको पता है यूएई के साथ ऑलरेडी इंडिया के टाइज बहुत बेहतरीन हो चुके हैं, जिसमें से एक टाई डिफेंस को लेकर भी हो गया है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को भी यूएई के साथ हमारे टाइप्स हो चुके हैं। ओमान के साथ हमारे रिलेशंस इन दिनों में और अच्छे हुए हैं। इवन कुवैत के साथ भी हमारी डील चल रही है। बहरीन के साथ हमारे अच्छे बातचीत है। रियाद सऊदी अरब के साथ भी इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी की सारी कंट्री डिफेंस पैक्ट इंडिया के साथ साइन करेंगी, बट इंडिया को, क्योंकि वो एक न्यूट्रल कंट्री है, उनका यूएसए के साथ भी अच्छे संबंध है, उनके गल्फ कंट्रीज के साथ भी अच्छे संबंध है, उनका ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है। इस चीज का फायदा इंडिया को बहुत अच्छे से होने वाला है। और क्योंकि गल्फ कंट्रीज को भी यह समझ में आ गया है कि इंडिपेंडेंट होना ही उनकी जीत का एकमात्र जरिया है, तो अब गल्फ कंट्रीज अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए अपने खुद के पर्सनल्स और सारी चीजें डिप्लॉय करना शुरू करेंगी। ना वो अब यूएसए पे डिपेंडेंट रहेंगी, ना वो अब ईरान पे, तो क्या डिपेंडेंट तो क्या रहते थे, मतलब अब दोस्ती बढ़ाने का हाथ वो छोड़ देंगी। हाँ, रिलेशन अच्छे रखेंगी ईरान के साथ, कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब वो ये नहीं सोचेगी कि भाई ईरान की चापलूसी करो ईरान बचा लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये वो चीज वो समझ रहे हैं। अब लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो है इंडिया को लेकर। इंडिया इन सब में कहां है। एक फायदा तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया कि इंडिया को फायदा होने वाला है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया के अब ज्यादा बिकने लगेंगे, क्योंकि गल्फ कंट्रीज अब हमारा साथ ज्यादा से ज्यादा लेना की कोशिश करेगी। लेकिन केवल गल्फ कंट्रीज का हथियार लेना ही हमारे लिए बहुत नहीं है। हमारा 90% ऑयल हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा गल्फ कंट्रीज से ऊपर से आता है। अब गल्फ कंट्रीज पे ऑब्वियसली हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब हो क्या रहा है, ईरान अटैक कर रहा है, यूएसए अटैक कर रहा है। जैसे ही यूएसए का अटैक आता है, ईरान सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देता है। यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, तेल के प्राइस उछाल मारते हैं। जो शिप्स ऑलरेडी ट्रांजिट में हैं वो तो एक टाइम पर पहुंच जाएंगे जिस कंट्री पे जाना है, लेकिन उसके बाद क्या, फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा तो ऑयल की ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी। ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, आप ये मत मानिए कि ये आज है 2 महीने बाद खत्म, नहीं 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 नहीं, ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। क्योंकि ईरान और यूएसए किसी एक पॉइंट पर सहमति उन दोनों की लाना बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल टास्क है। ना ईरान की ईगो कम हो रही है, ना यूएसए की ईगो कम हो रही है, दोनों की ईगो आपस में क्लैश कर रही है, और जब ईगो क्लैश करती है तो नतीजे नहीं निकलते। अब
हमको अपनी कंट्री को देखना है, हमको अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। 90% का लगभग 50% का हमारा जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो गल्फ कंट्री से आता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे भाई? आपको जो यूएई ओमान के साथ पाइपलाइन की डील आप लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, बातचीत शुरू कर रखी है, उस पर अभी कोई भी पैसा वैसा नहीं डला है, किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है, उसको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। और केवल यूएई और ओमान नहीं, उसमें आपको बहरीन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, कुवैत को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यूएई को भी इंक्लूड तो है ही, सऊदी को भी लाना पड़ेगा। सारी कंट्रीज के साथ आपको बातचीत करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें इतना पैसा लगेगा, कुछ आप लगाओ कुछ मैं लगाऊं, और मैं आपको उस पैसे के अलावा एमओक्यू दूंगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की, मैं इतना माल आपसे उठाऊंगा ही उठाऊंगा। ये करना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रेट का ऑन ऑफ आपको कहीं ना कहीं दिक्कत में डालेगा। अभी भी आपने बहुत चीजें झेली हैं, कुछ कुछ चीजें ट्रैक पे आई थी, स्ट्रेट फिर से बंद हो चुका है, कब खुलेगा कोई नहीं जानता। इंडिया को उस डील को फास्ट ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारी लाइफलाइन है एक तरीके की। India is an oil dependent nation. We have to act very fast, because the two countries that are fighting right now for Strait of Hormuz, both those countries have great ego problem, और उस ईगो प्रॉब्लम में हमारी कंट्री सफर कर रही है। हमको इस चीज के लिए एक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने एक्ट नहीं करा तो हम समस्या में फंसे रहेंगे। आशा करता हूं आपको मैं अच्छे से ईरान और यूएसए की इस वॉर का सिनेरियो समझा पाया हूंगा विद ऑल द इवेंट्स दैट आर अनफोल्डिंग आफ्टर 4th of July। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पसंद आई वीडियो तो अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।